हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का सन्नी आर्ट्स क्लासेस में। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 1 का अध्ययन करने वाले हैं, जो कि बहुत ही डिटेल में बहुत विस्तार से आज जो है इस चैप्टर को हम लोग खत्म करने वाले हैं। और आपको पता होगा बच्चों कि आपके बोर्ड परीक्षा में शीत युद्ध का दौर जो है चैप्टर, इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे हम ऑब्जेक्टिव की बात कर ले या फिर सब्जेक्टिव की बात कर ले। ठीक है, तो आज जो है हम लोग पूरा का पूरा इस चैप्टर का निचोड़ करने वाले हैं और इसके बाद जो है हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न और ऑब्जेक्टिव का भी जो है क्लास करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। उससे पहले आपसे विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका अच्छा लगता है बच्चों, तो आप शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण आज का सेशन होने वाला है। शुरू करते हैं। सभी बच्चे एक बार जल्दी जल्दी आप लोग अपने फ्रेंड को शेयर कर देंगे। चलिए, तो आप लोग सुने होंगे लगातार कि शीत युद्ध का दौर के बारे में। ठीक है, आप लोग ये भी सोचते होंगे शीत युद्ध क्या है। उससे पहले हम आपको बता दें कि प्यारे बच्चों, ये जो आपको शीत युद्ध का जो दौर चैप्टर करवाया जा रहा है, यह चैप्टर आपका एनसीईआरटी, जो कि क्लास 12 का एनसीईआरटी सभी बच्चों के पास होगा लगभग लगभग, वहीं से हम इसको कवर करवा रहे हैं। क्लियर? तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं इस अध्याय को। इस अध्याय में हम अमेरिका सोवियत संघ के बीच हुई शीत युद्ध के बारे में विस्तार से समझने वाले हैं। ठीक है ना, तो इसको समझिएगा। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपको यह जानकारी होना चाहिए कि शीत युद्ध का अर्थ होता क्या है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि समझ लेते हैं कि शीत युद्ध का मतलब होता है कि शीत में या फिर हम कह ले बर्फबारी वाला युद्ध होता है क्या, तो कहेंगे ऐसा नहीं होता है। ठीक है, शीत युद्ध प्यारे बच्चों उस एक प्रकार से विचारधारा होता है। जैसे मानकर चलिए दो देश है, ठीक है, दोनों देशों के बीच लग रहा है कि अब युद्ध हो जाएगा। ठीक है, लेकिन युद्ध नहीं होता है। इसी परिस्थिति को हम लोग शीत युद्ध कहते हैं, जो कि देखिए यहाँ पे लिखा गया है। जब दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति उत्पन्न होने लगे कि लगने लगे कि युद्ध होगा परंतु युद्ध होता नहीं है, इसी परिस्थिति को प्यारे बच्चों हम शीत युद्ध कहते हैं। ठीक है, एक प्रकार से अगर हम बात कर ले तो आप आसान शब्दों में याद रखिएगा। मानकर चले आपके विद्यालय में दो मित्र आपके हैं। ठीक है, दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों शक्तिशाली है, दोनों दम जो है बरियार है, पूरा दम तंदुरुस्त है। ठीक है, लेकिन दोनों में झगड़ा हो रहा है, लग रहा है कि दोनों अब झगड़ा कर लेगा, मारपीट कर लेगा, उठापटक कर लेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दोनों में क्या होता है? बोलाबाली ही होता है। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं बोलकर ही। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसी को हम लोग राजनीति में शीत युद्ध का नाम देते हैं। क्लियर? चलेगा। अब यहाँ पे समझेंगे, इसमें युद्ध की पूरी संभावना बनी रहती है। ठीक है, कब युद्ध हो जाएगा कोई नहीं जान रहा है। इसमें पूरी तरह से युद्ध की संभावना होती है, डर बना रहता है, तनाव का समय बना रहता है, संघर्ष जारी रहता है, लेकिन किसी परिस्थिति में युद्ध होता नहीं है बच्चों। ठीक है, अगर हम लोग बात कर ले युद्ध का, तो युद्ध अलग अलग प्रकार के है बहुत सारे। जैसे हम लोग अगर बात कर ले तो एक आप युद्ध देखे होंगे, जैसे महाभारत काल में युद्ध किया जाता था। पुराने समय में राजा महाराजा युद्ध किया करते थे। एक आपका युद्ध है गुरिल्ला युद्ध, जो कि अलग पद्धति है। एक आपका है शीत युद्ध, जो कि अलग तरीका है, हम लोग आज पढ़ रहे हैं। और भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार की युद्ध है, जो कि आगे चलकर अगर आपको जरूरत रहेगा तो हम जरूर बताएंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग शीत युद्ध को समझ चुके हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि शीत युद्ध क्या है, तो सीधा आपको जवाब देना है कि शीत युद्ध जो है एक प्रकार का वैचारिक मतभेद है। क्लियर? वैचारिक क्या है? मतभेद है। चलेगा। अब हम लोग बात करेंगे शीत युद्ध के बारे में। यहाँ पे डिटेल में देखिएगा, शीत युद्ध जो है प्यारे बच्चों, इससे अभिप्राय है कि विश्व की दो महाशक्ति, अमेरिका एक तरफ था और एक तरफ आपका सोवियत संघ था, जो कि आज के समय में हम लोग इसको रूस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन दोनों के कटु संबंधों के इतिहास जो है, तनाव और भय, इन सभी चीजों को ही हम लोग इस शीत युद्ध के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद, जो कि दूसरा विश्व युद्ध के बाद जो है, यह आपका 1945 से 91 के बीच, 1945 ध्यान रखिएगा, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो 1945 से लेकर 91 के बीच में क्या हुआ था बच्चों? तो आप कहेंगे सर जी शीत युद्ध का समय काल रहा था। ठीक है, इस समय जो है आपका शीत युद्ध का समय काल चल रहा था। इसके मध्य इन दो महाशक्तियों के बीच जो है युद्ध का दौर जो है चलता रहा।
विश्व दो महा शक्तियों में, दो गुटों में बढ़ गया था बच्चों, तो आपको याद रखना है। थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको डिटेल में समझाना चाहेंगे तो बेहतर होगा। देखिए हुआ क्या था ना, पहला आपको प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जो कि आपको पता होगा वर्ष 1914 में प्रथम विश्व युद्ध होता है और 1918 में समाप्त होता है। ठीक है, यह पहला विश्व युद्ध था। उसके बाद फिर दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ होता है। यह कब होता है तो कहेंगे सर जी 1939 में शुरू होता है और 45 में समाप्त होता है। अब कहानी यहीं से शुरू होता है बच्चों, जब 1945 में आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है। ठीक है, यहीं से अलग अलग विचारधाराओं का उदय होता है और एक विचारधारा जो थी आपका पूंजीवाद था, एक विचारधारा जो थी आपका समाजवाद था। ठीक है, यहीं से क्या होता है, विचारधाराओं में मतभेद होता है और कहीं ना कहीं शीत युद्ध देखने को हमें मिलता है। पूरा विश्व जो है दो खेमों में, दो गुटों में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उसी के बारे में पूरा चर्चा करने वाले हैं, ध्यान देंगे। शीत युद्ध की शुरुआत प्यारे बच्चों, जो कि हम आपको बता दिए कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही इसकी शुरुआत हो जाती है। शीत युद्ध की बात की जाए तो यह आपका 1945 से लेकर कब तक था तो कहेंगे सर जी यह आपका 1945 से लेकर 1991 तक चला था। ठीक है, क्योंकि हम आपको पहले ही बता दिए शीत युद्ध जो है ये कोई युद्ध नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है जो कि एक दिन दो दिन में खत्म हो जाए। यह एक प्रकार का वैचारिक मतभेद है और वैचारिक मतभेद जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे आगे तक चलते हैं। ठीक है, अब देखेंगे शीत युद्ध का अंत की बात की जाए बच्चों तो क्यूबा मिसाइल संकट, जो कि आगे हम लोग डिटेल में इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। क्यूबा मिसाइल संकट जो है यह शीत युद्ध का अंत करता है। ठीक है, लेकिन इसका प्रमुख कारण सोवियत संघ का विखंडन भी होता है, क्योंकि सोवियत संघ का विखंडन हम देखेंगे वर्ष 1991 में, जब लेनिन की मृत्यु हो जाती है बच्चों, उसके बाद सोवियत संघ में विखंडन होने लगता है और धीरे धीरे 1991 समय पहुंचते पहुंचते क्या होता है, पूरी तरह से सोवियत संघ का विखंडन हो जाता है, जो कि आगे हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर, चलिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग मेन मुद्दा को, मेन कारण को, कि शीत युद्ध का कारण क्या था बच्चों। ठीक है, आप सोच रहे होंगे सर जी आखिर शीत युद्ध हुआ क्यों, क्या वजह था। ध्यान दीजिएगा, देखिए जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त होता है बच्चों, तब अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने का होड़ जो है यह शुरू हो जाता है। एक दूसरे को क्या करते हैं कि मुकाबले के जो है एक दूसरे को हमेशा नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे के प्रति हमेशा ऊंचा बनने के लिए जो है, एक तरफ आपका सोवियत संघ था और दूसरी तरफ आपका अमेरिका था, इन दोनों में चलता रहता है। ठीक है, साथ ही साथ प्यारे बच्चों आपको बता दें कि जब सबसे पहले अमेरिका, जो कि अमेरिका के पास क्या था, परमाणु बम थे। ठीक है, जब अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिना किसी देश को बताए परमाणु बम का प्रयोग कर देता है, तो भी उसी समय से क्या हो जाता है, शीत युद्ध की शुरुआत हो जाती है, शीत युद्ध का बीज बन जाता है। ठीक है, जब परमाणु बम का प्रयोग अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पे की गई थी ना, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं सोवियत संघ नाराज हो जाते हैं बच्चों, क्योंकि जो है सोवियत संघ को यह बताया नहीं गया था और जरूरत भी नहीं था, लेकिन अमेरिका अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए, अमेरिका अपने आप को पूरे विश्व का दादा बनने के लिए क्या कर देता है, तो परमाणु बम का प्रयोग कर देता है। ठीक है, तो यहीं से कहीं ना कहीं कहानी शुरुआत हो जाती है, आरंभ हो जाती है और दोनों देश एक दूसरे से जलने लगती है कि वो हमसे आगे बढ़ रहा है, वो हमसे आगे बढ़ रहा है, इस प्रकार के परिस्थिति उत्पन्न होने लगे थे। ठीक है, चलेगा। अब यहाँ देखिएगा, हम बताए ना परमाणु हथियारों से संपन्न थी, कौन था, अमेरिका भी था और उसके बाद धीरे धीरे चलकर आगे आपका सोवियत संघ भी बन गया। उनके पास इतनी क्षमता है कि परमाणु हथियार की थे कि वह एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, असहनीय क्षति पहुंचा सकते थे। ठीक है, तो यह भी कारण था, इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पे युद्ध का स्थिति तो हुआ लेकिन युद्ध नहीं हुआ। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम आपके माइंड को रिलैक्स करके समझाना चाहेंगे। देखिए जब कभी भी दो व्यक्ति के बीच हो या फिर दो देश के बीच हो या फिर किसी प्रकार का, जब दो चीजों के बीच लड़ाई हो रहा हो और दोनों अपने आप में शक्तिशाली हो, तो उस परिस्थिति में प्यारे बच्चों क्या होता है, उस परिस्थिति में शांति समझौता ही होते हैं ना। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक तरफ अमेरिका जो है बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, उसके पास परमाणु हथियार है, तो दूसरी तरफ आपका सोवियत संघ ये भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और इसके पास भी परमाणु हथियार है। तो कहीं ना कहीं दोनों देशों को एक दूसरे के मन में यह डर बना हुआ है कि अगर हम सोवियत संघ पे हमला करते हैं तो हमें हमारे देश पे भी हमला होगा, अगर हम अमेरिका पे हमला करते हैं तो हमारे देश पे भी हमला होगा। ठीक है, तो इसलिए कहीं ना कहीं दोनों देश जो है एक दूसरे पे हथियारों से जो है हमला नहीं कर रहे हैं, बल्कि विचारों से हमला कर रहे हैं बच्चों। क्लियर, चलेगा।
पूरा हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी अगर कोई समस्या हो, कोई डाउट हो तो आप निसंदेह कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। हम नेक्स्ट सेशन में प्रयास करेंगे कि उसको सॉल्व कर दें। ध्यान दीजिएगा, एक दूसरे को उस्काने के बावजूद कोई भी राष्ट्र अपने नागरिक पर युद्ध की मार नहीं देखना चाहता है। ठीक है, तो ये हम आपको परिस्थिति बता ही दी है कि युद्ध की परिस्थिति अपना देश में या फिर किसी भी देश में युद्ध जो है वास्तविक वाला युद्ध नहीं होता है। बस एक दूसरे को क्या करता है, उकसाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको धमकाया जाता है, उसके प्रति जो है नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है। तो ये सारी बातें होती है। ठीक है, तो आपको हम जो है शीत युद्ध के बारे में पूरा क्लियर बता दिए हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि शीत युद्ध किसे कहते हैं तो सिंपल भाषा में बोल दीजिएगा कि शीत युद्ध जो है यह एक प्रकार का वैचारिक मतभेद है जो कि यहाँ पे सिर्फ विचारों से एक दूसरे को नीचा दिखाया जाता है, सिर्फ बोलकर एक दूसरे को नीचा दिखाया जा सकता है, ना कि यहाँ पे युद्ध होता है। क्लियर चलेगा। अब शीत युद्ध का एक विचारधारा की लड़ाई है, यह कैसे बना इस पे हम बात करेंगे। देखिएगा, हम जो कि ऑलरेडी आपको बता दिए हैं, फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे तो अच्छा होगा। देखिएगा, अमेरिका एक तरफ है और एक तरफ आपका सोवियत संघ है। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधाराओं की लड़ाई से तात्पर्य यह है कि दुनिया में आर्थिक सामाजिक जीवन को सूत्र जो है एक एक सिद्धांत में बांधने के जो है होड़ चल रहा था। और हम आपको बता ही दिए बच्चों कि यहाँ पे जो है आपका एक तरफ अमेरिका जो है जिसको पूंजीवाद कहा गया है, वहीं आपका सोवियत संघ जो है इसको आप साम्यवाद कह सकते हैं। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि दोनों एक दूसरे जो है अलग अलग विचारधारा को मान रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि विचारधाराओं का लड़ाई भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अमेरिका ऐसा मानता था कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था जो है दुनिया के लिए बेहतर है, जबकि सोवियत संघ जो है ये समाजवादी साम्यवादी अर्थव्यवस्था को बेहतर मानता था। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिएगा, बहुत सारे बच्चे जो है नए होंगे, पहली बार इस क्लास को देख रहे होंगे तो थोड़ा सा समस्या होगा। देखिए, पूंजीवाद किसको कहा गया है? पूंजीवाद अर्थव्यवस्था प्यारे बच्चों उसको कहा गया है जहां पे सरकार का हस्तक्षेप कम हो। ठीक है, यहाँ पे जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, जो बड़े बड़े पूंजीपति होते हैं, उन्हीं के द्वारा सारा का सारा अर्थव्यवस्था यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है। इसी को हम लोग पूंजीवाद कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो सोवियत संघ था ना बच्चों, ये आपका साम्यवाद अर्थव्यवस्था को मानता था, ये समानता की बात करता था। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे कि पूंजीवाद जो है यहाँ समानता नहीं थी, जिसके पास ज्यादा धन होगा, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा, वही शक्तिशाली होगा, और जो गरीब तबके के लोग हुआ करते थे वो कहीं ना कहीं गरीब ही रह जाते थे। इसलिए कहीं ना कहीं सोवियत संघ का यह विचारधारा था कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाना चाहिए पूरे विश्व को, ताकि सभी को अवसर मिले, सभी को मौका मिले। समझ गए मेरी बात को? तो यहाँ पे इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिएगा, अब हम आपको ये बता ही दिए हैं कि प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था ये आपका 1914 से 1918 तक चला था, और सेकंड जो है ये आपका 1939 से 1945 तक चला था, जो कि समय याद रखिएगा, यही सब आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे बात करेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है यह दो गुट में कैसे बट गया था, जो कि हम आपको यहाँ पे समझाते हैं। देखिए, एक आपका होता है मित्र राष्ट्र और एक आपका है धुरी राष्ट्र। प्यारे बच्चों, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र क्या है समझिएगा। जब आपका पूरा ये वर्ल्ड है, मान के चलिए ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है ना, तो जो आपका पूंजीवाद व्यवस्था को मान रहा है, ठीक है, उसको हम लोग धुरी राष्ट्र कहते थे, और जो साम्यवादी व्यवस्था को मान रहा है इसको हम लोग क्षमा चाहेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए, जब प्यारे बच्चों आपका वर्ल्ड वार हो रहा था, ठीक है, जब आपका वर्ल्ड वार हो रहा था ना, तो वर्ल्ड वार जो है ये आपका दो गुट में बट जाता है। ठीक है, एक आपका जो है यह आपका मित्र राष्ट्र था, जिसमें आपका सोवियत संघ शामिल था, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये चार राष्ट्रों का क्या था, संयुक्त मिलकर एक आपका मित्र राष्ट्र बना था। और धुरी राष्ट्र में कौन कौन थे? तो धुरी राष्ट्र में आप कहेंगे सर जी ये आपका जर्मनी, जापान, इटली और अलग अलग देश थे, जो कि ये आपका धुरी राष्ट्र था। इन दोनों गुटों के बीच क्या हो रहा था? तो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहे थे बच्चों। क्लियर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था। अब यहाँ पे हम आपको थोड़ा देर पहले बताए थे ना कि देखिए यहाँ पे एक गुट में होकर जो है ये सारे युद्ध कर रहे हैं। कौन कौन? तो आपका फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और आपका सोवियत संघ। क्लियर, यहाँ पे समझिएगा मेरे बात को ध्यान से, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। अब यहाँ पे जब एक गुट में हम शामिल होकर लड़ाई कर रहे हैं, किसी के विरुद्ध हम खड़ा हैं, तो जाहिर सी बात है भाई कि कोई भी चीज होगा तो सभी लोगों के सामने
सभी लोगों के साथ जो है प्लानिंग किया जाता है। लेकिन अमेरिका जो है यहाँ पे क्या गलती करती है कि अमेरिका जो है हिरोशिमा और नागासाकी पे जब बम गिराती है ना बच्चों, तो वहां पे आपका सोवियत संघ को नहीं बतलाया जाता है। ब्रिटेन को पता था, फ्रांस को भी पता था ये बात, लेकिन सोवियत संघ को यह बात नहीं बताई जाती है। इसलिए नहीं बताई जाती है क्योंकि सोवियत संघ के पास भी परमाणु हथियार थे और सोवियत संघ भी जो है हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु हथियार से हमला कर सकते थे। अगर ऐसा होता तो फिर अमेरिका जो है वो उसका शक्ति का जो है पूरा देश जो है चित्र नहीं देख पाता। तो इसलिए प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं अमेरिका जो है इसको नहीं बताती है। इस बात को जब सोवियत संघ को पता चलता है तो सोवियत संघ को काफी ज्यादा दुख होता है, तकलीफ होता है कि वो एक ग्रुप में जो है होकर भी अलग हैं। ठीक है, ये मेन कारण था। और भी बहुत सारे अलग अलग कारण थे, लेकिन आपको क्लास 12 में उतना जानना नहीं है, तो जो इंपॉर्टेंट है उसको समझते चलेगा। धुरी राष्ट्र का बाबू क्या होता है, तो पराजय होता है, हार होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और आपका मित्र राष्ट्र जो है इसका विजय हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत जो है प्यारे बच्चों, यह आपका अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या कर दिया था, तो परमाणु बम गिराए थे, जो कि जापान की घुटने मतलब जापान जो है हार मान गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है कब समाप्त हुआ, अगस्त 1945 में। किसके प्रयासों से, तो कहेंगे सर जी अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे क्या किया था, तो परमाणु हथियार से हमला किया था, जिस कारण से जापान क्या किया था, तो प्यारे बच्चों हाथ खड़ा कर दिया था, अपना समर्पण कर देता है। ठीक है, इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध का अंत हो जाता है। अब यहाँ पे बात की जाए कि प्यारे बच्चों आपसे ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव में पूछ ले, एकदम डिटेल में बता रहे हैं। ठीक है ना, इतना डिटेल में आपको कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता है। क्लास 12 के बच्चों को थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बनाए रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछ ले या फिर आपके एग्जाम में आ जाए कि अमेरिका के द्वारा जो हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम गिराए गए थे उस बम का नाम क्या था, तो आप कहेंगे कि पहला जो बम था बच्चों ये आपका लिटिल बॉय के नाम से जाना जाता है। क्या है, लिटिल बॉय जो है ये पहला बम था, परमाणु हथियार की बात की गई है। और दूसरा जो बम है यह आपका फैट मैन। ये दोनों परमाणु हथियार है जो कि कहां पे गिराए जा रहे हैं, तो कहेंगे सर जी आपका हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराए जा रहे हैं। क्लियर बच्चों, चलेंगे। अब हम बात कर ले इसकी वजन की। तो जो परमाणु हथियार थे बच्चों, इसकी वजन की बात की जाए तो यह लगभग आपका 15 से 21 किलो टन का था। अब समझ सकते हैं आप कि कितना भारी है। आज भी आप जापान में हिरोशिमा नागासाकी में जाओगे ना बच्चों, तो वहां पे आज भी यह आपका परमाणु जो बम गिरे हैं इसका असर देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत साल तक जब यहाँ के लोग जन्म लिया करते थे, यहाँ के बच्चे जो जन्म ले रहे थे वह किसी ना किसी प्रकार से अपंग हुआ करते थे, चाहे उनका आंख से प्रॉब्लम हो, चाहे इंटरनल प्रॉब्लम हो, चाहे वो पैर से प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार का, लेकिन कोई भी बच्चा स्वस्थ जन्म नहीं लेता था। याद रखिएगा, इतना इसमें पावर था बच्चों इस परमाणु हथियार में। और कहीं ना कहीं आज के समय में भी आप देखोगे कि इस परमाणु हथियार का उपयोग करने से सभी देश कहीं ना कहीं कतराते हैं, डरते हैं। इसीलिए प्यारे बच्चों आज के समय में आपका अभी तक थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हो पाया है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे देशों के पास आज के समय में परमाणु हथियार उपलब्ध हो गए हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि परमाणु हथियार कितना ज्यादा घातक था, कितना ज्यादा पावरफुल था। क्लियर, चलेगा। अब यहाँ पे अगर हम बात कर ले तो देखिएगा, जब अमेरिका ने अपने आप को दादा बनने के लिए, ठीक है, बिना किसी को बताए, बिना अपने गुट को बताए, ग्रुप को बताए जो है परमाणु हथियार का जो है उपयोग करता है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी आलोचना होगा, इसका बुराई लोग भी करेगा। देखिएगा, अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है। ऐसे जो है वो उसने क्या किया, तो बम गिराने का जो है फैसला किया, बम गिरा दिया। ठीक है, जो कि सारे के सारे देश जो है उनके गुट के, जैसे आपका फ्रांस हो गया, रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो उनका मानना है ना कि इस परिस्थिति में क्या करना था, तो उनको बम का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, क्योंकि 1945 के लास्ट तक ही जो है बम का प्रयोग किया गया है और लगभग इस समय आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त ही होने वाला था। ठीक है, तो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित करने के लिए अमेरिका ने जो है जापान के पूरे देश को तहस नहस कर दिया, और लगभग कितने वर्षों तक जो है वहां के नागरिकों को क्षति हो रही है, इसलिए यहाँ पे लोग इनकी आलोचना करते हैं। ठीक है,
अब देखिएगा अमेरिका ने अपने पक्ष में क्या कहा। अमेरिका के समर्थकों का यह तर्क है कि युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करना था। अमेरिका और साथ ही राष्ट्रों के आगे जो है यह मानना था कि परमाणु बम जो है यह गिराना अति आवश्यक है। ठीक है, जो उसके सहयोगी थे उसका मानना यह है। ठीक है, हमले के पीछे का उद्देश्य क्या था, तो वह सोवियत संघ के जो है सामने यह भी जाहिर करना चाहता था कि अमेरिका जो है सबसे ज्यादा क्या है, शक्तिशाली है, ताकतवर है, जो कि हम आपको बार बार यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, कि सोवियत संघ को नीचा दिखाने के लिए, सोवियत संघ से जो है सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए अमेरिका ने क्या किया, तो प्यारे बच्चों दो क्षेत्र को उसने अपंग कर दिया। कौन? अमेरिका। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि अमेरिका जो है ना वो पहले भी गद्दार था, आज भी गद्दार है, वो किसी का भी अपना नहीं है। चाहे आज हम देखते हैं भारत की बात कर ले या फिर किसी भी देश की बात कर ले, तो भले ही अमेरिका एक साथ बैठता उठता हो, बातें करता हो, लेकिन जब युद्ध की स्थिति आती है, जब उसके देश की स्थिति आती है ना, तो सबसे पहले वो अपने देश के बारे में सोचता है, अपने बारे में सोचता है। अमेरिका किसी का भी नहीं है बच्चों, आज भी और पहले भी, तो याद रखिएगा। चलिए अब थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पे क्यूबा मिसाइल संकट क्या था। बाबू क्यूबा मिसाइल संकट ध्यान दीजिएगा, आगे हम आपको पिक्चर में भी दिखाएंगे। देखिएगा क्यूबा जो है यह एक प्रकार का एक छोटा सा क्या है बच्चा, तो आपका द्वीप है। ठीक है, छोटा सा द्वीप है, देश है, जो कि अमेरिका के तट से लगा हुआ है। यह नजदीकी था अमेरिका के, इसलिए यहाँ पे क्या किया गया, तो क्यूबा का जो है, क्यूबा जो है ना, क्यूबा अमेरिका से सटा हुआ था, परंतु क्यूबा का जो विचारधारा था, यहाँ के जो शासक थे उनकी जो विचारधारा थी वो क्या थी, तो साम्यवादी थी बच्चों, साम्यवादी थी। और साम्यवादी विचारधारा है तो जाहिर सी बात है कि ये किधर जाएगा, तो यह आपका सोवियत संघ की तरफ जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों क्यूबा ने क्या किया, तो सोवियत संघ के साथ हाथ मिला लिए, सोवियत संघ का जो है पक्षधर बन गया। और जब सोवियत संघ का पक्षधर बन गया ना बच्चों, तो सोवियत संघ को क्या हो गया, यहाँ पे मजा आ गया, हेल्प मिल गया। ठीक है, अमेरिका पे नजर गड़ाने के लिए, अमेरिका के कार्य को देखने के लिए उसने क्या किया, तो सोवियत संघ ने अपनी सैनिक बेरिया, ठीक है, सैनिक बेरी को यहाँ पे उतार दिया। साथ ही साथ इसके बदले में क्यूबा को क्या करने लगा, तो वित्तीय सहायता देने लगा। क्लियर, यहाँ पे इन सारे बात को याद रखिएगा। अमेरिका ने क्या किया बच्चों, तो अमेरिका देखो यहाँ पे है, ये है आपका अमेरिका। क्लियर, ये है आपका अमेरिका। ठीक है, और यहाँ पे छोटा सा द्वीप है, यहाँ पे छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है क्यूबा, आपको दिख रहा होगा। यह आपका सोवियत संघ था बच्चों, क्या था, यह आपका सोवियत संघ था। ठीक है, अब सोवियत संघ देखो इतना दूर है, अमेरिका यहाँ पे है। ठीक है, अब सोवियत संघ चाहे तो इस पे कैसे नजर गड़ाएगा, नहीं हो सकता है। ये अमेरिका क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो उसको जब सोवियत संघ को यह पता चलता है कि यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है क्यूबा, और यह जो है हमारी विचारधारा को मानता है, हमारे समाज का ही लोग है, तो कहीं ना कहीं बच्चों सोवियत संघ जो है यह इसके पास पहुंच जाता है और इसको आर्थिक रूप से हेल्प करने, आर्थिक रूप से सहायता देने का वादा करता है, और धीरे धीरे जो है यहाँ पे क्या करता है, अपना कब्जा बना लेता है। अब यहाँ पे सैनिक जब बेड़ा उतार लेता है सोवियत संघ ना, ठीक है, तो फिर धीरे धीरे अमेरिका पर क्या करता है, यहाँ पे नजर गड़ाए रखता है कि अमेरिका क्या क्या कर रही है। ठीक है, तो समझ सकते हैं आप कि यहाँ पे आपका क्या था, कूटनीति का कार्य किया गया था, किसके द्वारा, आपका सोवियत संघ के द्वारा। चलिए इसको समझते हैं अच्छे से। यहाँ पे आपको मैप दिखा दिए, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। देखिएगा सोवियत संघ के नेता जो है उस समय प्यारे बच्चों कौन थे, तो निकिता खुश्चेव थे। याद रखिएगा, बार बार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। निकिता खुश्चेव जो है वो सोवियत संघ के क्या थे, नेता थे। ठीक है ना, जो कि यहाँ पे क्या कर देते हैं, तो सैनिक अड्डे उतार देते हैं, हम आपको पहले ही बता दिए। 1962 में उन्होंने क्यूबा को जो है, क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे का एक क्या कर दिया, एक रूप में बदल दिया। 1962 में किसने, तो निकिता खुश्चेव ने। याद रखिएगा 1962 में खुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल भी तैनात कर दिए गए। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं जब परमाणु हथियार, परमाणु बम जो है आपका अमेरिका के दम सटा हुआ दम जो है यहाँ पे आपका सोवियत संघ के द्वारा लगा दिया गया है, तो जाहिर सी बात है कि अब जो अमेरिका है बिल्कुल भी छटपटाएगा नहीं, अब दम शांत हो जाएगा, क्योंकि उसके मुंह, उसका जो सीमा है वहीं पे क्या है, तो परमाणु हथियार खड़ा है। ठीक है ना, तो ये बहुत बड़ा एक काम आपका पॉलिटिकल साइंस में जो है बहुत बड़ा एक घटना मानी जाती है क्यूबा मिसाइल संकट बच्चों। ठीक है, इस हथियार की तैनाती से पहली बार अमेरिका जो है नजदीकी निशाने का सीमा जो है नजदीकी निशाने पर आ चुका था। हथियार की इस तैनाती के बाद जो है सोवियत संघ
जो है सबसे पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भाग पर, जो हम आपको बता दिए ना, द मेन सीमा पर जो है वो जाकर खड़ा हो जाती है। ठीक है, और अमेरिका को इस बात का थोड़ा सा भी भनक नहीं था। ठीक है, ये सारे जब कार्य हो जाते हैं तो अमेरिका को लगभग 3 हफ्ते के बाद पता चलता है कि सोवियत संघ जो है वो आपका क्यूबा पर क्या कर दिया गया है, तो परमाणु हथियार यहाँ पे खड़ा कर दिया है। अमेरिका के एकदम सटे हुए तट पर जो है सोवियत संघ का कब्जा हो गया है। ये कब पता चलता है बच्चों, तो यह आपका अमेरिका को 3 हफ्ते के पश्चात पता चलता है। और उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो कहेंगे सर जी जॉन एफ कैनेडी। याद रखिएगा, दो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, एक आपका जॉन एफ कैनेडी जो कि कहाँ के हैं, तो अमेरिका के, दूसरा निकिता क्रुश्चेव, यह कहाँ के नेता हैं, तो सोवियत संघ के। याद रखिएगा, आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलेगा, तो ये सारे बात हम आपको बता दिए जो कि इंपॉर्टेंट था। अब आगे थोड़ा सा देखिएगा, इसी को घटना को प्यारे बच्चों मिसाइल क्यूबा मिसाइल संकट कहा गया है। क्लियर, चलेंगे। याद रखिएगा, क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा जाता है, क्योंकि पहली बार दो बड़ी शक्तियां जो है वो क्या हो रही है, तो आमने सामने टकरा रही है दम। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जो कि हम आपको बता दिए, याद रखिएगा। ठीक है, एक आपका सोवियत संघ के नेता कौन थे, तो निकिता क्रुश्चेव थे। अमेरिका के कौन थे, तो जॉन एफ कैनेडी थे। दोनों व्यक्ति को याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे देखेंगे दो महत्वपूर्ण व्यक्ति, और आप अब यहाँ पे देखेंगे दो ध्रुवीय विश्व की आरंभ कैसे होती है। देखिए, हम आपको बताया ना कि जब यहाँ पे विचारधारा अलग है, जब यहाँ पे हर चीज अलग है, तो यहाँ पे क्या हो गया, जो विश्व थे बच्चों, उसको हम लोग दो ध्रुवों में, दो दुनिया में हम लोग देखने लगे। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, दो महाशक्ति विश्व में विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ने की तुलना में जो है दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त के बाद अमेरिका तथा सोवियत संघ ने दो गुटों को में जो है पूरे विश्व को बांट दिया था। ठीक है, पहला जो गुट है इसको पूर्वी यूरोप कहा गया, और दूसरी जो गुट थी इसको पश्चिमी यूरोप कहा गया बच्चों, जो कि देखिएगा इसी को आप दूसरी दुनिया और पहली दुनिया भी कह सकते हैं। पश्चिमी यूरोप को पहली दुनिया कहा गया है, वहीं पूर्वी यूरोप को दूसरी दुनिया कहा गया है, जो कि आपको यहाँ पे हम मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये पूरा का पूरा आपका क्या है बच्चों, तो वर्ल्ड मैप है। क्लियर, वर्ल्ड मैप है। यहाँ पे आपका क्या है बच्चा, तो यहाँ पे आपका सोवियत संघ है, सोवियत संघ है, ये आपका अमेरिका है। ठीक है, ठीक है ना। और यह आपका देखिए यहाँ पे क्या है, तो ये आपका पूर्व वाला पार्ट है, पूर्व वाला, ये आपका पश्चिम वाला पार्ट है। इस वाले एरिया में जो रहने वाले लोग थे उनको पश्चिमी यूरोप कहा गया है, और इस वाले यूरोप में क्षेत्र में रहने वाले को पूर्वी यूरोप का लोग कहा गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलेगा, अब हम बात करेंगे यहाँ पे पूर्वी यूरोप के बारे में। पूर्वी यूरोप के अधिकांश देश जो है ये सोवियत संघ जो था उसके गुट में शामिल हो गए। ठीक है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम आपको बताया ना, ये आपका इस साइड पूरब है। ठीक है, और इस साइड में जितने भी लोग थे वो आपका सोवियत संघ की विचारधारा को मानते थे, अर्थात वो समाजवाद को मानते थे, वो साम्यवाद को मानते थे। मतलब कि सर जी ये जितने भी लोग थे ये इसमें शामिल हो गए, और इधर के जितने भी लोग थे कुछ इसमें भी लोग थे जो कि यह क्या थे, तो यह आपका पूंजीवाद को मानते थे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। जिसमें अगर बात की जाए तो पोलैंड है, पूर्वी जर्मनी है, हंगरी है, आपका बुल्गारिया है, रोमानिया है, ये सारे इंपॉर्टेंट जो है आपका देश है जो कि किस विचारधारा को मान रहा है, तो कहेंगे सर ये यह आपका साम्यवादी विचारधारा को मान रहा है। ये किसके गुट में है, तो कहेंगे सर जी यह आपका सोवियत संघ के गुट में है। वहीं अगर हम लोग बात कर ले पश्चिमी यूरोप का, जिसमें आपका आता है ब्रिटेन, नॉर्वे, फ्रांस, जर्मनी, ये सारे। ठीक है, ये सारे, इटली, बेल्जियम, जो कि आप याद रखिएगा। चलेगा, अब महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि यहाँ पे समझिएगा, कुछ अलग अलग संस्थाओं का भी यहाँ पे जो है स्थापना किया गया था, उसको भी समझ लेंगे, वो भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहला संस्था है जो कि बच्चों नाटो। नाटो क्या है, देखिए पश्चिम गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन के रूप में क्या कर दिया गया है, बदल देता है। पश्चिमी यूरोप जो देश थे, इसने क्या किया कि जितने भी देश थे इन सभी देशों ने मिलकर क्या कर दिया गया, एक संस्था का गठन किया, जिस संस्था का नाम था नाटो। इसकी स्थापना प्यारे बच्चों आपका 4 अप्रैल 1949 में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के नाम से होती है, तो आप याद रखिएगा, शॉर्ट में इसको हम लोग नाटो कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है स्थापना के समय कुल कितने देश थे, तो कहेंगे सर जी 12 देश। 12 देशों ने मिलकर प्यारे बच्चों क्या किया था, तो नाटो की स्थापना की थी, जो कि आपके प्रश्न में पूछे जा सकते हैं।
इन संगठन ने घोषणा किया था कि अगर उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के इन देशों में किसी किसी पर भी एक पर भी अगर हमला होता है तो हम क्या करेंगे, हम उन देश का क्या करेंगे, उस देश की रक्षा करेंगे। और किसी देश का पर अगर हमला होता है तो हम सब अपने आप पर हमला मानेंगे और हम सब जो है उस देश का क्या करेंगे, उस देश के खिलाफ युद्ध करेंगे। यह नाटो का उद्देश्य था, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। जब नाटो जब आपका अमेरिका जो है नाटो बना लेता है तो क्या सोवियत संघ बैठा रहेगा क्या? नहीं ना, सोवियत संघ भी कुछ ना कुछ करेगा। तो सोवियत संघ क्या करती है, तो प्यारे बच्चों सोवियत संघ जो है आपका वर्साई की संधि लाती है, ठीक है। ये क्या है, तो सोवियत संघ की अगुवाई वाले पूर्वी जो गठबंधन को वाले जो देश थे, इस सभी ने मिलकर क्या किया, तो वर्साई संधि नाम से एक संस्था बनाया। इसकी स्थापना प्यारे बच्चों 1955 में की गई। कब, तो 1955 में। याद रखेगा, हर एक महत्वपूर्ण चीज आपको बता रहे हैं बच्चों जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसका मुख्य काम था नाटो में जितने भी शामिल देश हैं उनका क्या करना, उनका मुकाबला करना, उनका विरोध करना, ठीक है। तो ये आपको याद रखिएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण बात यहां भी समझ लेंगे कि महाशक्तियों के लिए छोटे देशों का महत्व क्या था। दो महाशक्ति है, एक तरफ आपका अमेरिका, दूसरी तरफ आपका सोवियत संघ। अब जितने भी छोटे छोटे जो देश थे बच्चों, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो रहा था, तो अमेरिका चाह रहा था कि अधिक से अधिक देश जो है हमारे ग्रुप में आ जाए और सोवियत संघ चाह रहा था कि अधिक से अधिक जो देश हैं वो हमारे ग्रुप में आ जाएं। यहाँ पे फंस कौन रहा था, तो प्यारे बच्चों छोटे छोटे देश जो उस समय स्वतंत्र हुए थे, उस समय उनके पास ना ही अपना खुद का आर्थिक रूप से सहयोग था, ना ही उनके पास हथियार थे, ना ही कुछ भी था, ठीक है। ऐसे परिस्थिति में उन लोग को खिलौना बनाया जा रहा था इन दोनों देशों के द्वारा, समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो महत्वपूर्ण संसाधन जैसे तेल और खनिज के लिए, ठीक है, तेल और खनिज के लिए जो है इन छोटे छोटे देशों को क्या किया, अपने अधीन किया गया। भू क्षेत्र, ताकि यहाँ से महाशक्ति अपने हथियार और सेना का संचालन कर सके, तो उनके भू क्षेत्रों पर भी अधिकार धीरे धीरे करने लगे, उनको आर्थिक सहायता देने के नाम पर सैनिक ठिकाना बैठाने लगे, ठीक है। धीरे धीरे वहां कहा नहीं गया है कि थोड़ा सा पहले ही कोई जो है पैर पसारता है, फिर धीरे धीरे वो जो है पूरा सो जाता है, तो वही कहना है यहाँ पे, ठीक है। ये जो शक्तियां थी ना, सोवियत संघ और आपका रूस, सोवियत संघ और आपका एक तरफ अमेरिका, ये किसी भी देश को पहले धीरे धीरे पैसा का लत लगाती थी, फिर उसको थोड़ा सा जरूरत का सामान देता था, ठीक है। और धीरे धीरे जब ये सब हो जाता था ना, तो उसके क्षेत्रों पर क्या करता था, अधिकार कर लेता था, वहां अपनी सेना का बेड़ा उतार देता था, ये सारे काम करता था, ठीक है। तो इसका मेन उद्देश्य था आर्थिक मदद देना। जो गरीब देश होते थे उनको आर्थिक मदद देता था और ये सारे काम उससे करवा लेता था। समझ रहे हैं ना मेरे बात को, चलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे, गुट में शामिल हो रहे देशों के आधार पर वे सोच सकते थे कि उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवादी साम्यवादी जो है यह कितना बेहतर होगा, ठीक है। तो जिसमें जो जाते थे उससे आधार पर पता चलता था, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, चलेगा। अब यहाँ पे समझेंगे हम लोग शीत युद्ध के क्या परिणाम निकले, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट हम लोग कल देखेंगे, आज के लिए फिलहाल इतना ही रहने देंगे। तो थोड़ा सा देखेगा शीत युद्ध का परिणाम। शीत युद्ध का परिणाम क्या हुआ बच्चों, तो यहाँ पे गुट निरपेक्ष देश का जन्म हुआ, जिसमें सबसे पहले अपना भारत आता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे गुट निरपेक्ष क्या है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की जनक कौन कौन है, ठीक है। गुट निरपेक्ष का मतलब वह होता है जो देश दोनों में से किसी में शामिल नहीं हो। हम आपको बताया ना कि एक तरफ आपका साम्यवादी था, एक आपका पूंजीवादी था, ठीक है। जो साम्यवादी विचारधारा को मानता था उसमें सोवियत संघ में जाता था, जो पूंजीवाद को मानता था वो अमेरिका में जाता था। लेकिन वैसे भी देश थे जो कि किसी को भी नहीं मानता था, तो उसको क्या करिएगा, तो उसको हम लोग गुट निरपेक्ष कहते थे बच्चों, ठीक है। अनेक खूनी लड़ाई के बावजूद तीसरे विश्व युद्ध का जो है यह टल गया। इसके हम परिणाम को देखेंगे। अनेक सैन्य जो संगठन थे इसकी संधियां हो गई और दोनों महाशक्ति के बीच परमाणु जो हथियार थी, परमाणु जो लड़ाई थी, इस हथियारों का जो होड़ था इसका भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे अंत होता है और लास्ट में हम लोग दो ध्रुवीय विश्व का अंत भी देखते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है आपका परिणाम था विश्व युद्ध का, ठीक है, जो कि दो ध्रुव का अंत होता है, दो महाशक्तियों का उदय होता है, उसके बाद अंत होता है, गुट निरपेक्षता का जन्म होता है, ठीक है। अनेक सैन्य संगठनों का जो है यहाँ पे संध्या होता है, बहुत सारे जो है चीजें का यहाँ पे देखने को मिलता है। फिलहाल यहाँ पे हम इस क्लास को करेंगे समाप्त। कैसा लगा क्लास ये बताइएगा। हम 110% प्रयास किए हैं कि आपको हर एक चीज को समझा पाए। फिर भी प्यारे बच्चों किसी भी प्रकार का कोई भी गलती हुआ हो, कहीं समझाने में जल्दबाजी हुआ हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा।
हम आपको जरूर बताएंगे। साथ ही साथ प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप सन्नी आर्ट्स क्लास जो एप्लीकेशन है वहां पे आप जाकर देख सकते हैं, वहां पे आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। और कैसा लगा इसका फीडबैक हमें जरूर जरूर बताइएगा, ताकि हम आगे के लिए और बेहतर चीज आपके लिए ला सकें। ठीक है, अच्छा लगा हो तो सेशन को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और प्यारे बच्चों अपने दोस्तों तक जरूर से पहुंचाइएगा। ठीक है, कार्य बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।